हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर तो देखी ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी नए साल के पहले हफ्ते में लक्षद्वीप क्या पहुंचे। लक्षद्वीप इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला कीवर्ड बन गया। इधर सोशल मीडिया पर भी एक जंग सी छिड़ चुकी है। आम लोग समेत अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जॉन अब्राहम जैसे बड़े बड़े भारतीय सेलिब्रिटीज मालदीव को बायकॉट कर लक्षद्वीप टूरिज्म को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। असल में हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरें और वीडियोज को शेयर किया तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जोकर और कठपुतली जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि भारतीय द्वीपें पर्यटन में मालदीव को कभी पीछे नहीं छोड़ सकती। इसके बाद मालदीव की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई। हर तरफ बायकॉट मालदीव छाया रहा। लोग अपनी प्लांट छुट्टियां रद्द करके उनके स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करने लगे। हालांकि मालदीव की सत्ताधारी सरकार ने खुद को इन कमेंट्स से दूर कर लिया और इन मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया। मगर ये लक्षद्वीप पर्यटन को एक बार फिर लाइमलाइट में ले आया है। हालांकि इस आइलैंड में लोगों का इंटरेस्ट यूं रातों रात डेवलप नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ समय में लोगों ने इंटरनेट पर इस आइलैंड के लिए खास इंटरेस्ट शो किया है, जो बताता है कि लक्षद्वीप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच एक फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडियंस मालदीव्स को एक हॉलिडे डेस्टिनेशन के रूप में कितना पसंद करते हैं। बीते कई सालों से मालदीव को पर्यटन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार शेयर भारत से ही आता है। लेकिन बीते कुछ समय से मालदीव में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालिया राष्ट्रीय चुनावों के बाद से ही मालदीव भारत के प्रति कठोर रुख अपना रहा है, जबकि यहाँ की नई सरकार चीन के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखती है। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले मालदीव ने भारत सरकार को मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने को कहा। इसके बाद उन्होंने भारत और मालदीव के बीच में साइन हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को समाप्त करने को कहा। दरअसल 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच साइन हुए इस पैक्ट के तहत भारत मालदीव के क्षेत्रीय जल, चट्टानें, लैगून, तट रेखाएं, महासागरीय धाराएं और ज्वार के स्तर का अध्ययन और सर्वेक्षण कर सकता था। इसके अलावा मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चुनाव होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत के बजाय तुर्की और फिर चीन को चुना, जबकि मालदीव की राजनयिक परंपरा के अनुसार उनके नए राष्ट्रपति अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत को चुनते आए हैं। यही नहीं, पिछले कुछ महीनों में मालदीव में भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी और भारतीय दूतावास पर हमले भी होते देखे जा रहे हैं। ये घटनाएं मालदीव की रणनीतिक स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताओं को रेखांकित करती हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि लक्षद्वीप भारतीयों के लिए मालदीव का बेस्ट अल्टरनेटिव है, लेकिन यहाँ बात केवल पर्यटन की नहीं है, बल्कि लक्षद्वीप का रणनीतिक लोकेशन और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का समय कुछ और ही बयां कर रही हैं। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा मालदीव और चीन को मैसेज देने के लिए ही था। सवाल है कि आखिर यह मैसेज क्या है? लक्षद्वीप का इस क्षेत्र की भू राजनीति में कितना महत्व है? क्या लक्षद्वीप भारत के लिए मालदीव के सामरिक महत्व को बदल सकता है? क्या चीन और पाकिस्तान के खतरे के खिलाफ यह एक मजबूत ढाल बन सकता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे, मगर इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के लिए रेलेवेंट है। आइए सबसे पहले द्वीपों के सामरिक महत्व के बारे में समझते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप का शाब्दिक मतलब है 1 लाख द्वीपें। ये कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक बेहद खूबसूरत द्वीप समूह है। ये भारत की मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। उत्तरी और दक्षिणी समूह 11 डिग्री नॉर्थ चैनल से अलग हैं। नॉर्थ ग्रुप में अमीनदीवी आइलैंड्स मौजूद हैं, जबकि सदर्न ग्रुप में लक्कादीव यानी लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं। तीसरा समूह यानी मिनिकॉय आइलैंड्स 9 डिग्री चैनल के दक्षिणी छोर पर स्थित हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। आपको बता दें कि इसी 9 डिग्री चैनल से हर मिनट 12 जहाज गुजरते हैं, इसलिए इस चैनल को ग्लोबल शिपिंग रूट की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस चैनल का इस्तेमाल यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व से आने वाले हर मर्चेंट शिप करती हैं। ये अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से सिंगापुर,
मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर पड़ता है। इसलिए ये भारतीय समुद्री एजेंसियों का मुख्य फोकस बना हुआ है। युद्ध जैसे हालात में भारत इस रूट को ब्लॉक कर दुश्मनों की सप्लाई पर रोक लगा सकता है। आगे बढ़े तो लक्षद्वीप द्वीप समूह 32 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 36 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से 10 द्वीपों पर लगभग 60,000 लोग रहते हैं। इसलिए ये अरब सागर में मौजूद भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। हालांकि इसका क्षेत्र मुख्य भूमि भारत की तुलना में लगभग महत्वहीन है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ज्यादा सामरिक महत्व रखता है। ये भारत को 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रीय समुद्र और 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में योगदान देता है। लक्षद्वीप के पास लैगून और EEZ का मत्स्य पालन और खनिज संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो भारत के लिए विशाल आर्थिक महत्व रखता है। और तो और लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव और उससे भी आगे दक्षिण में डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित हैं। डिएगो गार्सिया यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है, जो ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एकमात्र आबाद द्वीप है। मालदीव अपने अस्थिर अतीत और चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते भारत का एक बेहद रणनीतिक पड़ोसी हो जाता है। मालदीव पहले से ही चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का भी सक्रिय हिस्सा है। लक्षद्वीप से मालदीव की निकटता होना भारत के लिए अतिरिक्त चिंता के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो मालदीव में बढ़ रहा उग्रवाद भारत के ऊपर भी एक बड़ा खतरा पैदा करता है। अब अगर पश्चिम की ओर चलिएगा तो लक्षद्वीप के पश्चिम में लगभग 2992 किलोमीटर दूर सोमालिया पड़ता है। हिंद महासागर के इस क्षेत्र में समुद्री डाकुओं का आतंक आज भी बहुत बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। लक्षद्वीप समूह का भूगोल और स्थान इसकी संवेदनशीलता का कारण भी बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रचलित नॉन स्टेट एक्टर्स का आतंक और पायरेसी देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में पायरेसी से लड़ने के लिए और इस क्षेत्र से पास होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए भी लक्षद्वीप जैसे एक अहम चेक पॉइंट को मजबूत करना जरूरी है। स्पेशली 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद तो ये चीज और भी क्लियर हो गई। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में यहाँ पर पायरेसी की घटनाओं का बढ़ना भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया आयाम जोड़ रहा है। वहीं इन द्वीपों के पूर्व में मुंबई और कोचीन के नौसैनिक अड्डे और त्रिवेंद्रम में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान मौजूद हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी वायु कमान को इस क्षेत्र में प्रभावी सैन्य निरीक्षण रखने के लिए 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन त्रिवेंद्रम में एयरबेस के आइडिया को कई मजबूत समूहों द्वारा विरोध झेलना पड़ा। इसलिए इसकी कमान त्रिवेंद्रम में रही, लेकिन मुख्य एयरबेस मुख्य भूमि में और अंदर शिफ्ट करते हुए तमिलनाडु के सुलूर में स्थापित किया गया, जिससे अरब सागर में इस कमांड की पहुंच सीमित हो गई। इसके अलावा आज पश्चिमी समुद्र तट पर भी हमें भारी तस्करी देखने को मिलती है। लक्षद्वीप के निर्जन द्वीपों से छोटी नावें तट के किनारे उत्तरी केरल से लेकर कर्नाटक तक ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के द्वीपों पर सक्रिय नियंत्रण रखना कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये बात सही है कि भारतीय प्रतिष्ठानों ने इनकी रणनीतिक ताकत को रियलाइज नहीं किया। वहीं भारत में तटीय सुरक्षा पर करीबी नजर भी 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद ही रखी जाने लगी। असल में इस हमले में आतंकवादियों ने पाकिस्तान से अरब सागर के व्यापार मार्गों के जरिए ही मुंबई पर हमला किया था। इस हमले के बाद ये बात साफ हो गई कि अगर लक्षद्वीप को सुरक्षित नहीं रखा गया तो अमेरिका और भारत की मुख्य भूमि पर समुद्री मार्गों से होने वाले आतंकी हमलों का खतरा बना रहेगा। कई खुफिया एजेंसियों ने तो ये भी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा लक्षद्वीप के निर्जन द्वीपों को बेस बनाकर मुख्य भूमि भारत पर हमला कर सकता है। इन हमलों के बाद आखिरकार लक्षद्वीप में भारत के रक्षा ढांचे में सुधार करने का सिलसिला शुरू हुआ। उदाहरण के लिए 2010 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कवरत्ती और मिनिकॉय में भारत के तटरक्षक स्टेशनों को कमीशन किया, जिससे भारतीय तटरक्षक बल की उपस्थिति को बढ़ावा मिला। वहीं 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में भारत का पहला नौसेना बेस INS द्वीप रक्षक कमीशन किया। उसी साल एंड्रोथ में एक और कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किया गया। 2016 में एंड्रोथ द्वीप समूह में एक नौसैनिक डिटैचमेंट भी कमीशन की गई। निगरानी के अलावा ये डिटैचमेंट रिपोर्टिंग संगठनों का काम भी करती हैं। और तो और वर्तमान में यहाँ पर एक पूरी तरह ऑपरेशनल नेवी बेस बनाने की बात भी चल रही है। लक्षद्वीप में एक पूर्ण नौसैनिक अड्डा भारत के रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग के जरिए समुद्री डकैती और हथियारों की तस्करी जैसे खतरों को काउंटर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये भारत को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में
दो सबसे बड़े विरोधी यानी पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में भी मदद करेगा। यानी यहां पर मौजूद नौसैनिक चौकी को एक पूर्ण विकसित ऑपरेशनल बेस बनाने का भारत का ये प्लान इस क्षेत्र में उसकी ताकत में इजाफा करेगा। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान, मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव के मुकाबले भारत की सी डिनायल और बाकी सैन्य रणनीतियों में भी बढ़ोतरी करेगा। सी डिनायल उस सैन्य रणनीति को कहते हैं जिसके अंतर्गत शत्रु नौसेना को समुद्र को सैन्य या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आज चीन श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी विकसित कर रहा है जो भारत से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा वो मालदीव के कई द्वीपों को कंट्रोल करने के साथ साथ वहां भी एक हवाई अड्डा बना रहा है। ऐसे में लक्षद्वीप में इन सुविधाओं को विकसित करना भारत के लिए जरूरी बन गया है। यही कारण है कि लक्षद्वीप की रक्षा क्षमताओं में सुधार करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे भारतीय नौसेना अगात्ती हवाई पट्टी की लंबाई 1000 मीटर से बढ़ाकर 3200 मीटर करने की मांग कर रही है। इससे यहां पर बड़े विमानों को भी एकोमोडेट किया जा सकेगा। एक लंबे रनवे की मदद से भारतीय नौसेना के बोइंग P-8I पोसिडॉन लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान और स्क्वाड्रन INAS 312 या अल्बाट्रॉस जो अभी तक तमिलनाडु के अराकोणम में मौजूद INS राजली पर तैनात है, उनको भी यहां एकोमोडेट किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर P-8I अगत्ती से टेक ऑफ करता है तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भुजाएं और भी ज्यादा विस्तारित हो जाएंगी। यहां से साउथ अफ्रीका जैसे दूर स्थित पॉइंट्स को भी टच किया जा सकता है। यानी द्वीपों पर बनने वाले फॉरवर्ड बेस विमानों को एक बड़ा लड़ाकू क्षेत्र प्रदान करेंगे जो किसी भी आपातकाल में भारत के लिए एक वरदान का काम करेगा। आज लक्षद्वीप को कोच्चि में मौजूद दक्षिणी नौसेना कमान से संचालित किया जाता है, लेकिन एक बार कर्नाटक के कारवार में कारवार नेवल बेस पूरी तरह से सक्रिय हो जाए तो इससे पूरे द्वीप समूह को वहीं से हैंडल किया जाएगा। आपको बता दें, कारवार परियोजना का चरण 2 जो स्वेज नहर के पूर्व में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नौसैनिक बेस है, वह अगले साल के अंत तक पूरा हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरह ही लक्षद्वीप में भी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी, पर 2020 में सरकार ने अंडमान में सुचारू इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उसे सबमरीन केबल से लिंक किया। आज भारत सरकार लक्षद्वीप के लिए भी उसी तरह के केबल पर काम कर रही है। इसके अलावा अगर पर्यटन के लिहाज से देखें तो अभी तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आने वाले विदेशी पर्यटकों को पहले मुख्य भूमि पर आना होता था, जिसके बाद यहां आकर खुद को रजिस्टर करना होता था और फिर वो इन द्वीपों की यात्रा कर पाते थे। लेकिन कोरोना वायरस महामारी से कुछ ही समय पहले सरकार ने अंडमान के लिए इस नियम को खत्म कर दिया। अब विदेशी पर्यटक सीधे द्वीपों तक पहुंच सकते हैं। कुछ सोर्सेज की माने तो भारत सरकार लक्षद्वीप के लिए भी अपनी व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अभी हमने लक्षद्वीप द्वीप समूह के सामरिक महत्व और कमजोरियों को समझते हुए यहां पर नौसैनिक परियोजनाओं की शुरुआत की बात की, लेकिन इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटरक्षक और नौसैनिक बल एक्टिव एयर सपोर्ट के बिना ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहां पर एक हवाई पट्टी को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट किक स्टार्ट किया है। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमने शुरुआत में ही बात की, उस प्रोजेक्ट की घोषणा हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज लगभग 12 साल बाद इसे आखिरकार लागू करने की बात की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार मिनिकॉय पर एक 2500 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने का विचार कर रही है। यह हवाई पट्टी मालदीव और भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कोच्चि के समीप ही है। यह हवाई पट्टी भारत के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डा कोच्चि के समीप और मालदीव के समीप है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने, इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने और द्वीपों की पर्यटन संबंधी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसको लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंदर और उसके आसपास के रणनीतिक क्षेत्र में हवाई निगरानी के लिए बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट को बनाने का आइडिया 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद ही शुरू हुआ था। सबसे पहले 2012 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक तटरक्षक हवाई अड्डा बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और रक्षा मंत्रालय यहां किसी भी तरह से नागरिक या सैन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं को पूरा करने से मना करती रही हैं। बहुत सी नौकरशाही बाधाओं की वजह से यह प्रोजेक्ट इतने सालों से यूं ही बीच में अटका रहा, लेकिन अब आखिरकार इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के कामकाज को सपोर्ट करने के साथ साथ अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी में भारतीय वायुसेना की पहुंच को भी लागू करेगा।
ये लक्षद्वीप हवाई अड्डा श्रीनगर के हवाई अड्डे के जैसा ही होगा, जहां पर वाणिज्यिक विमानों की आवाजाही सीमित होगी और इसे भारतीय वायुसेना के अधीन रखा जाएगा। इससे भारतीय तटरक्षक बल इस क्षेत्र में अपनी गश्त को भी बढ़ा पाएंगे। उदाहरण के लिए तटरक्षक बल क्षेत्र में होने वाले संदिग्ध गतिविधियों से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा नए हवाई अड्डे के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटक परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इसके बाद उनको फ्लाइट टिकट और रहन सहन के उच्च शुल्क से भी राहत मिलेगी। अपनी नवीनतम विजिट पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 1150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसमें कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC परियोजना भी शामिल है। उन्होंने 2020 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में लक्षद्वीप को फुल स्पीड इंटरनेट देने का वायदा किया था। आज इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ साथ वो वादा भी पूरा होता नजर आ रहा है। इससे इस आइलैंड की इंटरनेट स्पीड में 100 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी मुमकिन होगी। ये यहाँ के इंटरनेट सेवाएं, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, मुद्रा उपयोग और साक्षरता दर को बढ़ावा देने में चमत्कार साबित होगी। यानी कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट भारत की तटीय सुरक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक प्रभुत्व और चीन, पाकिस्तान या मालदीव जैसे विरोधियों को कंट्रोल करने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कुछ समय से भारत सरकार का फोकस लक्षद्वीप को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना था। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की ताजा यात्रा भारतीयों को लक्षद्वीप की तरफ और आकर्षित करेगी और ये सीधे मालदीव का मार्केट शेयर निगल जाएगी। असल में भारतीय बहुत लंबे समय से मालदीव को ही अपनी पसंदीदा जगह चुनते आए हैं और तभी भारतीय मालदीव के लिए टॉप मार्केट बन गए हैं। जहां 2021 में कोविड-19 महामारी के बावजूद मालदीव में उस साल 2.91 लाख और 2022 में 2.41 लाख भारतीय पर्यटकों का आगमन हुआ था और इसके चलते भारत से पर्यटन की सूची में मालदीव टॉप पर था। इसके चलते 2021 में भारतीयों ने मालदीव पर्यटन का 23% और 2022 में 14.4% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। पिछले साल भी भारत मालदीव का सबसे ज्यादा डिमांड सोर्स मार्केट रहा था। लेकिन आपको बता दें कि लक्षद्वीप के झिलमिलाते लेगून, सफेद वर्जिन समुद्र तट और समृद्ध मूंगे लक्षद्वीप और मालदीव के बीच समानताएं प्रकट करते हैं। यानी इंडिया के पास भी मालदीव जैसी खूबसूरत धरोहर है। लक्षद्वीप का मालदीव से कई गुना ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होना आम भारतीय यात्रियों को भी एग्जॉटिक डेस्टिनेशन का एक्सप्लोर करने के लिए पुश करेगा और ये मालदीव की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर और इसका पर्यटन बहुत बड़े स्तर पर भारतीयों पर निर्भर करता है। मगर जैसे कि हम चर्चा में देख चुके हैं, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्षद्वीप की संभावना केवल एक पर्यटक स्थल से कई गुना ज्यादा है। इसलिए रक्षा जानकार चाहते थे कि लक्षद्वीप को यूक्रेन के स्नेक आइलैंड की तरह एक समर्पित रणनीतिक रक्षा द्वीप की तरह विकसित किया जाए। आज थोड़ी देर से ही सही, लेकिन भारत आखिरकार द्वीपों के सामरिक महत्व को समझते हुए इसको अपनी कड़ी समुद्री रणनीतियों का हिस्सा बना रहा है और ये जल्द ही हिंद महासागर में भारत की पावर परफॉर्मेंस का मुख्य थिएटर बन सकता है। दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। अब सवाल पर आते हैं। आपका सवाल है, हिंद महासागर में चीन की मोतियों की माला को काउंटर करने के लिए भारत लक्षद्वीप को अपने रणनीतिक बेस के रूप में कैसे उपयोग कर सकता है? चर्चा कीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।